नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं आप लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। कोई कहता है कि हमने एक हफ्ते नैनीताल में बिताए, तो कोई कहता है कि हमने पहाड़ पे जाके अल्मोड़ा में हफ्तों का समय बिताया। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो सोचते हैं कि वहाँ पर हमको सुकून मिलेगा, लेकिन सोच के देखिए कि अगर वहाँ पर आप जाएं और बादल फट जाए, भूस्खलन हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे कि आपकी जान ही ना बचे, तो कितना ज़्यादा दुख होगा बाकी बचे लोगों को। बाकी तो जो लोग वहाँ चले गए उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, बाकी बचे लोगों को। या किसी कारण से आप यात्रा पर जाएं और वहाँ पर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए। ऐसी बातें सुनने में बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा होगा कि ऐसी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन आज की काम की बात का जो ये एपिसोड है, इस पर हम कुछ ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पहाड़ों के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक गंभीर मुद्दे के तौर पर ये सामने आया है। आपने अभी देखा केदारनाथ में बादल बिल्कुल नीचे आ रहे थे और भूस्खलन जैसी समस्या का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ा। उसका वीडियो भी रिलीज हुआ। बहुत तेजी से बादल नीचे तरफ बढ़ रहे हैं और वो बादल के साथ में आपने देखा होगा वो बादल नहीं थे, बल्कि वो ग्लेशियर्स थे जो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बादल, लेकिन वो वास्तव में थे ग्लेशियर। अगर उत्तराखंड की इस पूरी पृष्ठभूमि पर आप बात करें तो उत्तराखंड में है क्या? पहाड़ है, प्रकृति है, ग्लेशियर्स हैं, और जिनके कारण यहाँ पर लोग जाते हैं और पर्यटन इसका एक महत्वपूर्ण आय का साधन है। आप भी वहाँ पर समय बिताने के लिए जाते हैं। तो ये जो आय का साधन इनके हैं, ये इनके लिए एक अभिशाप बनता चला जा रहा है। और साथ साथ में यहाँ के लोग भी, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग भी, यहाँ के लोग भी लालच में पड़ के बहुत कुछ ऐसा परिवर्तित कर रहे हैं या चाह रहे हैं परिवर्तन, जो कि वो बड़ा हानिकारक साबित हो रहा है। हिमखंडों पर जो ये खतरे बढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड बिल्कुल तबाही की ओर है। इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर खतरा है। और दूसरा ये है, अक्सर उत्तराखंड में आपने देखा होगा अभी मई के महीने में लंबे समय तक आग लगी रही, और आग लगने से वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस काम की बात के एपिसोड में हम समझेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें उत्तराखंड में जंगल की आगों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तो टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर तो पिघल ही रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जंगल की जो आग है वो लगभग 5 जिलों में मई के महीने में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिली। आग बुझने के बाद में क्या हुआ, हिमालय के जो हिमखंड थे उनमें अनेक प्रकार के बुरे परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वाडिया भूविज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें कहा गया कि आग से हिमखंडों पर कार्बन की मात्रा सामान्य से 2.5 गुना बढ़कर 1899 नैनोग्राम ज्यादा हो गई है। और प्रकृति में जो ये हस्तक्षेप है, बर्फ की चादरों पर जो ये हस्तक्षेप है, ये बहुत ज्यादा गंभीर है। कार्बन के कणों का प्रभाव ये पड़ रहा है कि गर्म कार्बन कण जब हिमखंड की ऊपरी परत पर पड़ते हैं तो उसी में खुद को चिपका लेते हैं। कार्बन कण हिमखंड के पिघलने की गति को बढ़ा देते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन कण होते हैं ये सूर्य की किरणों को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं, और टेम्परेचर हमेशा जो बर्फ का है दुश्मन रहा है। तो हिमखंड की ऊपरी परत जब गर्म होती है तो हिमखंड की ऊपरी परत के गर्म होने से वो पिघलने लगती है, और पिघलते 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 फिर एक नीचे तक का लेयर उसका पिघल जाता है। उत्तराखंड में जो जंगल की आग इस बार लगी वो 7 जिलों में लगभग 22 दिनों तक लगी रही। 1450 हेक्टेयर जंगल साफ हो गए इसी के चक्कर में। और बीते 37 वर्षों में जंगल की आग और कार्बन कणों के चलते जो ये प्रभाव अब पड़ रहा है ये काफी गंभीर हो गया है, और इतना गंभीर हो गया है कि लगभग हिमालयी बर्फ से ढके रहने वाला जो क्षेत्र है वो 26 वर्ग किलोमीटर घट गया है। अब ये क्षेत्र निरंतर घटता चला जा रहा है, जंगल की आग लगती चली जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग उधर होता चला जा रहा है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो पहले का क्षेत्रफल ऋषिगंगा जलभराव क्षेत्र का कुल 243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बर्फ से ढका रहता था। ये पहले का क्षेत्रफल था। वर्तमान में ये 243 से 215 आ गया है, यानी कि बर्फ से ढके क्षेत्र का जो
बर्फ से ढका क्षेत्र था उसका एरिया कम होता चला जा रहा है। तो ये एरिया कम हुआ है और जंगल की आग और बढ़ते तापमान के कारण बर्फ से ढका जो ये क्षेत्र तो कम हो ही रहा है, साथ साथ में जो और बर्फ है वो पतली होती चली जा रही है, यानी कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पतले होते चले जा रहे हैं। और इनके पतले होने से आप देखेंगे कि लगभग 20-25 सालों में जो देखने को नहीं मिला था वो बहुत ही कम समय में जंगल की आग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपको देखने को मिल रहा है। जंगल में आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ का जो राज्य का वन विभाग है उसने जब आंकड़े जारी करने शुरू किए, 20 साल हो गए, तब से देख रहा है कि हर साल दर साल ये जंगल की आग की घटनाएं और बढ़ती चली जा रही हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वहां पर चीड़ की पत्तियों को बीनने के लिए एक योजना भी चलाई थी कि अगर उसको बीन के कोई लाता है तो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि उसमें तेल होता है और वो आग लगने के बाद में बहुत तेजी से जलता है। तो इस योजना को भी गवर्नमेंट चला रही है। लेकिन हुआ ये है कि वहां पर रोड्स बहुत ज्यादा बन रही हैं, वहां पर आवागमन ज्यादा हो रहा है और नेचर जब प्रभावित होता है तो ऐसे रिफ्लेक्शन उसके होते हैं। तापमान में केवल उत्तराखंड में ही नहीं वरन पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का समय है, तो वो वृद्धि तो हो ही रही है। हिमखंडों के साथ बर्फ के आवरण वाले क्षेत्र में धीरे धीरे कमी हो रही है, क्योंकि इसका तापमान वृद्धि का और इसका इनवर्स रिलेशन है। और ये जब तापमान में वृद्धि होती है, कार्बन की मात्रा बढ़ती है, हिम पिघलते हैं, तो इससे क्या होता है, जो नदियां हैं, नदियों में जल बढ़ जाता है। नदियों में जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ की समस्या भी बढ़ेगी, नदियों में जल स्तर बढ़ेगा तो धीरे धीरे समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा और पूरा नदी का पारिस्थितिक तंत्र तो प्रभावित होता ही है, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो जाता है, झीलें जो है वो प्रभावित हो जाती हैं, झीलों में बाढ़ आ जाती है, वो तबाही का कारण बन जाती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है और जो आसपास की रहने वाली आबादी है वो प्रभावित हो जाती है। और इसका असर केवल एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, ये कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे जंगल में आग लगेगी तो कहीं पर वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कहीं किसी अन्य कारण से। कुल मिलाकर देखा जाए तो मनुष्य की जो गतिविधियां हैं अब वो अपना पूरा भयावह रूप दिखाना शुरू कर चुकी हैं और तापमान की वृद्धि एक छोटा सा कारक जिसको आप मानते हैं वो पूरे प्रकृति की बर्बादी का कारण बन रहा है। वैश्विक तापमान में लगभग 1.5 डिग्री की वृद्धि देखी जा रही है, जिसका प्रभाव आप देखेंगे तो हो सकता है और ज्यादा हो सकता है आंकड़ों में इसको आपको कम दिखाया जाता हो, लेकिन इसका प्रभाव और ज्यादा है। हिमालय क्षेत्र में हिमखंड पिघलने की रफ्तार 1.5% तक बढ़ गई है, क्योंकि इतनी जो तापमान वृद्धि हो रही है तो इससे पिघलने की जो दर है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और इसके कारण मैंने आपको बताया कि नदियों का जल स्तर और वो पारिस्थितिक तंत्र पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। जब ऐसा होता है तो भूकंप का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्षेत्र कमजोर पड़ जाते हैं, वहां पर झटके हल्के से भी लगेंगे तो ज्यादा तेजी से भूस्खलन होगा। केदारनाथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है, केदारनाथ में पहले भी ऐसा हो चुका है। और उत्तराखंड में जितनी भी रोड्स हैं आप देखेंगे वो कोई सेफ नहीं है, कभी भी वहां पर भूस्खलन हो जाता है, कभी भी वहां पर रास्ते जाम हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 दिन तक रास्ते जाम रहते हैं। उसका कारण क्या है? एक सीमा से ज्यादा मनुष्यों का हस्तक्षेप। आप देखिए, जहां पर पहले केवल पैदल किसी तरीके से चढ़ाई हो सकती थी, वहां पर लग्जरी कारें, बड़ी बड़ी बसें आसानी से जा सकती हैं, क्योंकि ऐसी रोड्स का निर्माण कर दिया गया है। तो हम अपने मजे के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है प्रकृति पर, वो कुछ इस रूप में दिख रहा है। झीलें, क्योंकि जब ज्यादा जल स्तर बढ़ता है तो वो अपने उफान पर आ जाती हैं, वो फट जाती हैं और हिमखंड की झीलें टाइम बम की तरह फूटने लगती हैं, क्योंकि अचानक एकदम से उसमें बहुत बड़ा खंड आके गिरता है, जल स्तर भी बढ़ता है और वो भूकंप का कारण भी बनते हैं। और पानी जब बेतहासा बढ़ता है तो वो आपदा का कारण बन जाता है ना। कुछ भी ज्यादा सही नहीं होता है, पानी तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। नदियों का उद्गम आप देखें तो हिमखंड ग्लेशियर ही है और हिमालय के बर्फ से आच्छादित हिमखंड से ही ज्यादातर नदियां निकलती हैं। और अगर ये नहीं रह जाएंगी तो ये जीवनदायिनी नदियां कैसे धरातल पर बह पाएंगी? और अगर नदियां नहीं रहेंगी तो पानी कैसे मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा तो खेती कैसे होगी? खेती नहीं हो पाएगी तो आज जो दम भर रहे हैं हम
एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का कि हमारे पास बफर स्टॉक है, ये सब असंभव हो जाएगा। और बर्फ अगर ऐसे निरंतर पिघलती रही तो नदियां अपने आप में इतनी खतरनाक हो जाएंगी कि सारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जल प्लावित हो जाएंगे। और इनका ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, इनका हर एक महाद्वीप पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, समुद्रों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नदियां जाके समुद्रों में मिलती हैं तो उनका भी जल स्तर बढ़ेगा। तो हिमखंडों का जो पिघलना है वो आप बहुत छोटी घटना के तौर पर मत देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना से एक दूरगामी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नदियों का जल स्तर, समुद्र का जल स्तर, ये सब तो बढ़ेगा ही, और उत्तरी गोलार्ध पर जहां बड़ी आबादी निवास करती है वहां पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये घटना केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में भी ऐसा आपको देखने को आसानी से मिल सकता है। तो आप जब भी ऐसा कोई काम करें, जब प्रकृति के गोद में आप घूम रहे हो, तो आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। लोग वहां जाते हैं, हर तरीके का कचरा फैलाते हैं, नष्ट करते हैं। आप वहां पे जाते हैं, उसके पहले गवर्नमेंट को लगता है पर्यटन के तौर पर इसको विकसित किया जाना चाहिए। विकास अच्छी चीज है, लेकिन विनाश करके विकास किसी भी मायने में अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, प्रकृति का ध्यान रखें, प्रकृति की ओर बढ़ें। जैसे कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो, तो प्रकृति की ओर लौटने का समय अब आ गया है। आप पेड़ लगाने की कोशिश करिए, आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करिए, ऐसी आदतों का विकास करिए जिससे कि टेम्परेचर कुछ कम हो सके, नहीं तो ये पृथ्वी एक दिन आग का गोला बन जाएगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताएं, और हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में और फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।